हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। और पिछली क्लास में हमने इससे संबंधित कुछ चीजों को पढ़ा था। आज वहीं से आके टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको ध्यान हो, पिछली क्लास में हमने आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत बताया था और साथ ही दे ब्रोगली की जो हम कह सकते हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति थी उसके बारे में भी समझाया था। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया परमाणु के संबंध में, जिसे हम कहते हैं परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अभी तक आपने इससे पहले क्लास हम कह सकते हैं 10th में जो मैकेनिक्स पढ़ी होगी, यांत्रिकी क्या होती है पहले इसे समझिए। यांत्रिकी का अर्थ होता है जिसके अंतर्गत हम किसी पिंड को, या उसे हम कण भी कह सकते हैं, कण की गति का अध्ययन किया जाता है। और यह जो अध्ययन करते हैं इसमें मूलभूत मुख्य रूप से जो हम जिन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं वह हमारे सिद्धांत होते हैं न्यूटन के सिद्धांत। तो न्यूटन के हम कह सकते हैं सिद्धांतों का उपयोग करके किसी कण की गति, उसकी विरामावस्था और उसकी विभिन्न प्रकार की हम कह सकते हैं गतियों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। पर जब हम उस यांत्रिकी को, न्यूटन के उस नियमों को हम सूक्ष्म कणों के ऊपर लागू करते हैं, और सूक्ष्म कण कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ऊपर लागू करते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर हमें अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। यानी कि जैसे बड़े बड़े पिंडों के संदर्भ में न्यूटन के नियम को लागू करने पर हमें बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मान पता चलते हैं, ठीक वैसे ही मान यदि न्यूटन के नियमों को हम छोटे छोटे कणों पर लगाएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर, तो हमें वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तब यहां पर आवश्यकता महसूस हुई कि निश्चित रूप से न्यूटन के नियमों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जिनको कि हम सूक्ष्म कणों के ऊपर लागू नहीं कर सकते। और यहीं से हमारी उत्पत्ति हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो हमारे पास कण होता है, क्योंकि न्यूटन के नियमों पे केवल हम कणों पर न्यूटन के नियम लगाते थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जब कोई कण, सूक्ष्म कण चलता है तो उसके दो गुण हमारे सामने स्पष्ट होते हैं। एक था उसका द्रव्य जैसा गुण, जो कि न्यूटन के नियमों से हम कह सकते हैं उसको समझा जा सकता है, और दूसरा होता है उसका तरंग प्रकृति, यानी कि वह जब चलता है तो उसके अंदर एक कण प्रकृति होती है और एक तरंग प्रकृति होती है, अर्थात वो चलते समय अपने साथ एक तरंग को भी साथ में उत्पन्न करते हुए चलता है। तो यदि हमें किसी सूक्ष्म कणों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना है तो हमें उसके कण प्रकृति के साथ साथ उसकी हम कह सकते हैं तरंग प्रकृति का भी अध्ययन करना पड़ेगा। और क्वांटम सिद्धांत बिल्कुल यही काम करता है। यह सूक्ष्म कणों की तरंग प्रकृति के साथ साथ उसकी कण प्रकृति, इन दोनों के व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि जो हमारा क्वांटम सिद्धांत था या ये क्वांटम मैकेनिक्स होती है, इस क्वांटम मैकेनिक्स में मुख्य रूप से दो सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। एक हमारा होता है जो हमारा क्वांटम यांत्रिकी में मुख्य रूप से दो वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। एक हमारे थे हाइजेनबर्ग, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को क्या करा, डेवलप किया। और दूसरे हमारे थे जिन्हें हम कहते थे श्रोडिंजर। ये दो हमारे साइंटिस्ट थे। तो यहां पर हम जिस क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे उसका विकास, उसकी हम कह सकते हैं स्थापना श्रोडिंजर के द्वारा की गई, हम ऐसा कह सकते हैं। अब श्रोडिंजर ने जब तरंग क्वांटम मैकेनिक्स को हम कह सकते हैं उसके सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो वहां पर उन्होंने जब कोई कण चलता है तो उस कण के साथ हम कह सकते हैं उसकी कण प्रकृति और उसकी तरंग प्रकृति दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं। और इसके लिए जो श्रोडिंजर ने मुख्य रूप से जो एक हम कह सकते हैं इक्वेशन प्रस्तुत करी, वो इस प्रकार से थी, H psi इज टू होता था E psi के बराबर। यह हमारी श्रोडिंजर द्वारा दी गई समीकरण का मुख्य रूप है। अब यहां पर क्या क्या साइन आ रखे हैं, एक आ रखा है H, यह जो हमारा निशान होता है इसको हम कहते हैं साई। इसकी ये ग्रीक लेटर है जिसको कि हम कहते हैं, ये जो है हमारा ये, इसको हम कहते हैं PSI और पढ़ा जाता है इसे साई, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, PSI यानी कि साई है। और यह हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं जो, जैसे हम कह सकते हैं जैसे हम फलनों का यूज करते थे फंक्शंस
जिन्हें हम बोलते थे, उनका इस्तेमाल करते थे कहां? निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक उसी प्रकार से यह जो हमारा साई है, यह हमारा होता है तरंग फलन, जिसे हम क्या कहते हैं? तरंग फलन, और इंग्लिश में से कहा जाता है वेव फंक्शन। ये आ गया। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ये तरंग फलन क्या हुआ? तरंग फलन का अर्थ है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके द्वारा हम तरंग के सभी, हम कह सकते हैं उसके आयामों को, उसके सभी गुणों को, या हम कह सकते हैं उसकी पूरी प्रकृति को अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जानते होंगे कि यदि हम किसी एक आपने क्लास 10th में जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी तो किसी रेखा का समीकरण हम ऐसे लिखते थे, यहां पर लिख रहे हैं जैसे रेखा का समीकरण। कोई रेखा का समीकरण लिख दिया, y बराबर 3x + 9, मान लेते हैं ये मैंने एक रेखा का समीकरण लिख दिया। इससे हमें पता चलती है यदि हम x के मान रखते चले जाएं, x का मान 1, x का मान 2, x का मान 3, तो और उसके संदर्भ में हमें y के मान पता चलते जाते थे। अब निर्देशांक ज्यामिति में इनकी कोऑर्डिनेट बना करके, जिसमें x अक्ष और y अक्ष लेते थे धनात्मक ऋणात्मक, उसमें यदि x और y के मान रखें तो हमें एक रेखा प्राप्त हो जाती थी। उस रेखा के बारे में हम सब जानकारी देख लेते थे कि वो x अक्ष से पे कितनी झुकी हुई है, y अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, किस क्षण वो x अक्ष को काट रही है या y अक्ष को काट रही है। इन सब बातों की जानकारी केवल एक समीकरण से हमें मिल जाती थी। तो ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यह जो हमारी समीकरण है जिसमें साई जो है तरंग फलन को प्रस्तुत करता है, यह तरंग फलन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम यहां रेखा का समीकरण कह रहे हैं कि यह भी क्या करेगा, हमें तरंग के संदर्भ में सारी की सारी जानकारियां देगा। तो मुझे लगता है अब आपको तरंग फलन के बारे में पता चल गया होगा। दूसरा ये जो H आता है, ये H है, यह एक विशेष प्रकार का हम कह सकते हैं गणितीय ऑपरेटर है, जिसे ऑपरेटर को हिंदी में क्या कहा गया है एनसीईआरटी में, यह भी देख लेते हैं। ऑपरेटर को हिंदी में कहा जाता है संकारक। तो हिंदी के शब्द प्यारे बच्चों कहीं कहीं पर थोड़े जटिल होते हैं, इसे कहते हैं संकारक। यह है गणितीय संकारक, और इंग्लिश में तो इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर, अब समझिए मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्या अर्थ हुआ। ऑपरेटर तो आप समझते ही हैं, ऑपरेटर मतलब होता है जो किसी चीज को ऑपरेट कर दे, चला दे। और मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये गणित के संदर्भ में है। तो H जो कि एक गणितीय संकारक है जिसे मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, इसका नाम होता है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन इसे कहा जाता है H यानी कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब गणितीय ऑपरेटर क्या हुए, मैंने कहा कि यह किसी भी फलन को किस प्रकार से ऑपरेट करना है, किस प्रकार से चलाना है, उसकी जानकारी हमें यह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देता है। और ऑपरेटर का मतलब होता है जो ऑपरेट करे। और ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं हमारे गणित में, इससे पहले आप कई बार यूज कर चुके हो। जैसे हमारे यहाँ प्लस होता है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, जोड़ घटाओ गुणा भाग, ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं गणित के। और ठीक इसी प्रकार से एक नया ऑपरेटर हम कह सकते हैं जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, वह क्या करता है, किसी गणितीय फलन को ऑपरेट करने का काम करता है। तो H का मतलब यहां पर क्या हो गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अगली बात हमारे पास जो यहां पर साइन आता है वो है E, और E को हम कहते हैं एनर्जी। E किसको प्रदर्शित करता है, ऊर्जा। तो यहां से हमें इस समीकरण के संदर्भ में सारी जानकारियां प्राप्त हो गई। अब ये H हो गया, ये E हो गया, ये तो एक सामान्य बात है। अब हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि इस साई जो हमारे पास फलन है, जिसे हम तरंग फलन कह रहे हैं, इस पे चर्चा करते हैं। हम कह रहे हैं फाई, जिसे हम कहते हैं तरंग फलन। ये जो तरंग फलन है, जैसे हम यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब रेखा का समीकरण देते हैं तो रेखा के समीकरण के हमें दो निर्देशांक चाहिए होते हैं, एक x तथा y, दो चीजें चाहिए होती है रेखा को प्रदर्शित करने के लिए। यदि किसी बिंदु को प्रदर्शित करना है तो हम कह सकते हैं बिंदु के लिए भी यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कहें तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार रेखा के लिए भी x तथा y, दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो तरंग फलन भी तीन चीजों पर निर्भर करता है, और वह हमारे होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, आप उन्हें चर कह सकते हैं। तो तरंग फलन जो है, लिखते हैं तरंग फलन
3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। तो किसकी बात करी हमने? कहा ये जो तरंग फलन है साई, ये 3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं हैं? पहली क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में से कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको प्रदर्शित किया जाता है एल से। पहली क्वांटम संख्या यह है। दूसरी क्वांटम संख्या जिसको हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरी जो हमारी होती है, इसको सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एल से। और तीसरी जो होती है वो हमारी होती है चुंबकीय क्वांटम नंबर, जिसे हम कहेंगे चुंबकीय क्वांटम नंबर यानी कि संख्या। इसे प्रदर्शित किया जाता है एमएल से, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमने कहा ये जो हमारे पास तरंग फलन है यह 3 क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करता है, इन पर डिपेंड रहता है, इनको परिभाषित करता है, जिसमें पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या और तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अब ये तीनों पर निर्भर करता है। जैसे हम कहें कि हमें किसी स्पेस में किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करना है, तो वह 3 कोऑर्डिनेट से, 3 ज्यामितियों से प्रदर्शित होती है, जो एक्स वाई जेड। मान लो कमरे के बीच में मैंने इस पेन को, मेरे पास जो ये पेन है, इसको मैंने ऐसे लटका दिया है, तो कमरे में इसकी सही सही स्थिति कैसे पता करोगे आप? आप कहोगे दरवाजे के एक छोर से ये इतनी दूरी पर है, इस दीवार से इतनी दूरी पर है, और जमीन से इतनी दूरी पर है। तो इसके लिए 3 निर्देशांक बताने पड़ेंगे आपको। यदि मैथमेटिकल हम कहें, संकेतांकों में कहें, तो एक को हम x, दूसरे को हम y, तीसरे को हम कहेंगे z। तो 3 निर्देशांक बता करके आप किसी स्पेस में, किसी मुक्त आकाश में रखी हुई वस्तु की स्थिति को बता सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप तरंग फलन जो हमारे पास होता है वो 3 पर डिपेंड करता है। एक मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या ये बच्चों n है, n से, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, और तीसरी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम ml से प्रदर्शित करते हैं। L सफिक्स होता है, छोटा सा होता है। तो यह हमारी क्या हो गई? 3 हमारी क्वांटम संख्याएं हो गई। अब यह जहां फाई यानी कि तरंग फलन जो होता है इसको प्रदर्शित करता है साई, वहीं पर हम कह सकते हैं कि यदि इस साई का स्क्वायर कर दिया जाए, तो हमने कहा यदि हम यह जो हमारे पास साई है इसका क्या कर दे, स्क्वायर करके, और इसको मॉड में ले लें, यानी कि यह साई के वर्ग के केवल परिमाण को प्रस्तुत करता है, उसके नेगेटिव या पॉजिटिव होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह जो हमें प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता को प्रस्तुत करता है। इसे ही प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं, प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये प्रायिकता घनत्व क्या है? यह है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसे प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं। किसको? साई का जो स्क्वायर है और उसका केवल परिमाण ले लिया जाए। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी
कि जो हमारी परमाणु की क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है, जिसको कि मुख्य रूप से किसने प्रदर्शित किया था, किसने प्रस्तुत किया था, हम ले रहे श्रोडिंगर ने प्रस्तुत किया था। और इसका जो हल था, जो मेन समीकरण थी, वो क्या थी, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहां एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, साई हमने कहा क्या होता है, तरंग फलन होता है, ई ऊर्जा होती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एक इक्वेशन आ जाती है। इसको जब हल किया जाता है तो इसके जो भी मान होते हैं उन मानों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, परमाणु के स्ट्रक्चर संरचना को हम भली भांति समझ सकते हैं, और वो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। यहीं पर हमने कहा जो तरंग फलन होता है फाई, ये 3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, स्मॉल एन, दूसरा दिगंशी क्वांटम संख्या एन, और तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि हमारी है एम एन। ठीक इसी प्रकार से हमने कहा कि यदि किसी परमाणु के भीतर, हम जानते हैं परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के अलावा रिक्त स्थान होता है, तो परमाणु के भीतर यदि हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी हो कि इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, तो उसकी प्रायिकता को, कि वो कितनी अधिक उसकी संभावना है किसी एक जगह पर होने की, उसको हम प्रदर्शित करते हैं प्रायिकता घनत्व से, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। और इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि जो परमाणु के संदर्भ में जो क्वांटम मैकेनिक्स ने जो मॉडल प्रस्तुत किया वो कैसे, किस प्रकार से करा, और वहां पर हमने देखा जो क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप करने वाले जो मुख्य साइंटिस्ट थे वो श्रोडिंगर थे, और उनके तरंग फलन के हल के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने परमाणु की संरचना को स्पष्ट करते हैं। अब वहां पर आपको ध्यान हो तो तरंग फलन में हमने कहा था जो साई होता है वो 3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। पहली क्वांटम संख्या जिसे हम कहते थे मुख्य क्वांटम संख्या एल, दूसरी हमारी होती थी जिसे हम कहते थे दिगंशी क्वांटम संख्या, पहली मुख्य क्वांटम संख्या एन, दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या एल, और तीसरी होती थी हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम एम एल से रिप्रेजेंट करते थे। अब हम इन्हीं क्वांटम संख्याओं को डिटेल में आपको बताएंगे, और आप यदि अगले 15 मिनट 20 मिनट यदि थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ये समझिए आपको केमिस्ट्री की जो आधारभूत ज्ञान जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल सटीक रूप से आपको आ जाएगा। और यदि आपको वह चीजें आ गई तो आगे के आप देखेंगे, आपको जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, वह किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करते हैं, वह उन सब बातों में आपको केवल इस आधे घंटे की थ्योरी का बहुत अधिक बेनिफिट होगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो हमने वहां पर आपको चर्चा बताई थी 3 प्रकार की क्वांटम संख्याओं की, एक थी एन, एक थी एल, एक थी एम एल। अब उन चीजों को समझने के लिए हमें पहले यह समझना है हमारा मोटिव क्या है। हमारा यहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग कर रहे हैं केवल परमाणु की संरचना का अध्ययन करने के लिए। अब परमाणु की संरचना में हमें यह तो पता है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इस बात को हम कह सकते हैं रदरफोर्ड ने भी प्रूव कर दिया था, इस बात को नील्स बोर ने भी कह दिया था, और इस बात में कहीं कोई विवाद भी नहीं है। तो यह तो हमारे नियत है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। लेकिन मुख्य विवाद किस बात का है, मुख्य समस्या क्या है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, कहां पर रहते हैं। इसी बातों को क्या करें, हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने भी अपनी बात को रखा, फिर उसमें संशोधन करके नील्स बोर ने अपनी बात को रखा, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनी, क्योंकि वहां पर हमने कहा कि नील्स बोर ने एक जो दे ब्रोगली की द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति थी उसकी उपेक्षा करी। साथ ही हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया वह भी क्या करता है, नील्स बोर के सिद्धांत पर लागू नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए कहा गया कि नील्स बोर ने जो थ्योरी दी वह भी हमारी कुछ मायनों में काफी हद तक गलत हो गई। तो अब उनमें संशोधन करके जो हमारा परमाणु का स्ट्रक्चर दिया गया वो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर दिया गया। और इसको समझने के लिए यहां मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यदि यह समझ में आ गया तो आपको समझिए कि तीनों क्वांटम संख्या और उसके साथ में हम देखेंगे चौथी क्वांटम संख्या भी आपको आसानी से समझ में आएगी। जिस प्रकार से किसी परमाणु का नाभिक होता है जिस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसको मैं यहां पर बना रहा हूं। मान लेते हैं यह परमाणु का नाभिक है, यह हम इस प्रकार से हमने परमाणु का नाभिक बना दिया। और यहां पर मैं कह रहा हूं इस नाभिक को आप ऐसे समझिए जैसे कोई एक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट तो समझते हैं ना, जहां पर आपके हवाई जहाज उतरते हैं और फिर वहीं से क्या करते हैं, उड़ाने भरते हैं। वो एक एयरपोर्ट है मान लेते हैं। अब इस एयरपोर्ट में जो कर्मचारी समझिए काम करते हैं, उन कर्मचारियों के लिए क्या बनाई गई, कॉलोनियां बनाई गई रहने के लिए। और कॉलोनियां किस प्रकार से थी कि जो एयरपोर्ट के जस्ट बाद हम कह सकते हैं पहली जो रो बनाई गई एयरपोर्ट के बाद, इसमें केवल एक हमारे क्या थे, कह सकते थे
कि एक बिल्डिंग थी, कॉलोनी में केवल एक बिल्डिंग थी, पहली एक जो पहली रो थी उसमें कितनी बिल्डिंग थी, एक रो। इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं, ये हमारी जो पहली रो थी ये वाली, इसमें हम कह रहे हैं कितनी बिल्डिंग है, केवल एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कहें कि दूसरी रो बना लें, यहां पर हमने दूसरी रो बना ली, फिर तीसरी रो बना ली, फिर चौथी रो बना ली, तो इन रो पर जो बिल्डिंगों की संख्या है वो कैसी है, पहली रो पर एक बिल्डिंग, दूसरी रो पर दो बिल्डिंग, तीसरी रो पर ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो पर तीन बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और चौथी रो पर ये चौथी रो है तो इस पे चार बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इतनी बात आपको समझनी है, और यदि इतनी बात समझ में आ गई तो आप समझिए जो हमारे परमाणु का जो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा दिया गया मॉडल है वो आपको समझ में आ गया। अब केवल इनको हमको कोरिलेट करना है, थोड़ा समझना है। हमने कहा ये सेंटर में क्या है, ये तो हमारा क्या है, नाभिक, और ये जो हम 1 2 3 4 ले रहे हैं यह हमारे हैं, इनको हम कह देते हैं कक्ष कोश। यह हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, कोश, जिसे इंग्लिश में शेल कहते हैं। क्या कहेंगे, शेल। तो ये 1 2 3 4 क्या है, कोश। और एक कोश में ये जो बिल्डिंगें हैं, इन बिल्डिंगों को हम नाम दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं सब शेल, यानी कि उपकोश। ये हमारी जो बिल्डिंगें हैं ये क्या है, उपकोश, जिसे हम कहते हैं सब शेल। तो अब इतना समझ में आ गया। अब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि क्वांटम मॉडल ये कहता है जो तरंग फलन होता है वो 3 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। पहली जिसमें हम कहते हैं, जिसको कहा गया मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और यह हमारा क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किससे प्रदर्शित करना है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसी नाभिक के, किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ जो कोश होते हैं उनकी संख्या को प्रदर्शित करती है। तो क्या कहा मैंने, यह किसी परमाणु में नाभिक के चारों तरफ उपस्थित कोशों की संख्या को प्रदर्शित करती है, कौन प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n। और यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यह कोश के आकार को भी बताती है, यह कोश के आकार को भी बताती है, आकार को भी बताती है। तो मुझे लगता है पहली बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो मैंने यहां पर ये बनाए हैं, ये रिंग्स बनाए हैं 1 2 3 4, ये क्या है, वास्तव में कोश हैं जिसे हम इंग्लिश में शेल कहते हैं। और इन्हीं शेलों पर हम बाद में चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की। तो यह हमारे क्या हो गए, कोश, जिसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल n से। अब समझिए, मैंने कहा कि यह कोश के आकार को भी बताती है। तो यदि आपके n का मान 1 है तो कोश क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि नाभिक से लेकर के यहां तक की जो त्रिज्या है, इस कोश की त्रिज्या है वो कम होगी। तो इसको यदि सर्किल में बना दूं पूरा का पूरा, तो इस कोश का आकार क्या होगा, छोटा। किसके तुलना में, यदि दूसरे वाले कोश को पूरा करूं उसकी तुलना में, और दूसरा वाला कोश छोटा हो जाएगा किसके तुलना में, तीसरे कोश की तुलना में। तो जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n का मान बढ़ाते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वैसे वैसे जो कोश है उसके आकार भी बढ़ता चले जाएगा।
तो पहली बात हमें यहां पर समझ में आ गई, जो कि है मुख्य क्वांटम संख्या n। अब दूसरा हम चलते हैं, जिसको हम कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या इसे प्रदर्शित किया जाता है L से, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या होती है? एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसको कि हम क्या कहते हैं, उपकोष। और उपकोष ये बताता है किसी कोश में कितने उपकोष स्थित हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा पहली जो कॉलोनी थी उसमें कितनी बिल्डिंग थी? एक बिल्डिंग थी। तो कॉलोनी का अर्थ क्या हो गया? आप ये कॉलोनी समझ लीजिए जैसे हमारा कोश है। तो एक कोश में कितने उपकोष हैं? ये हमने कहा पहले में कितने? एक, दूसरे में कितने? दो, तीसरे में कितने? तीन, और चौथे में कितने? चार। तो यह किसको बताता है? उपकोष को। तो लिख लेते हैं, यह किसी कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या को बताता है। तो हमको यह समझ में आ गया कि यह दिगंशी क्वांटम संख्या किसी कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या को बताता है, जिनको हमने यहां पर बिल्डिंगों से रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये हमारे किसको बता रहे हैं? एल की संख्या को बता रहे हैं, उपकोशों की संख्या को बता रहे हैं। हमने यहां लिखा ये उपकोश है। अब किसी कोश में कितने उपकोश होंगे, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं एक सूत्र से। क्या लिख लेते हैं यहां पर? किसी कोश, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एन में 0 से n-1 उपकोश यानी कि L होते हैं। तो क्या अर्थ समझे इसका? कि L का मान 0 से n-1 तक होगा। अब इसको समझना है अपने थोड़े से, हम कह सकते हैं, ध्यान से। ये समझ में आ गया तो आगे की चीजें तो बहुत आसान है। कैसे? ये समझिए। हमने कहा कि किसी कोश में n में 0 से n-1 उपकोश होते हैं। तो मैंने ले लिया, यहां पर ले लिया n, यहां पर मैंने ले लिया l। तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारा क्या है? कोश, और ये क्या है? उपकोश। एक हमारा क्या हो गया? कोश, और दूसरा हमारा क्या हो गया? उपकोश। तो सबसे पहले लेते हैं, ये देखिए, ये पहला नंबर है, पहला कोश है। तो उपकोश की संख्या क्या होगी? 0 से n-1 तक। तो पहला तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, उपकोश। और दूसरा क्या हो जाएगा? n-1। 1 का मतलब n का मान तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? n-1। इसका अर्थ हुआ n का मान 1 - 1 यानी कि 0। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या कहा था मैंने? 0 से n-1 तक उपकोश होंगे। तो पहला उपकोश तो इसमें क्या हो गया? 0। और n का मान क्योंकि 1 है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 ही आया। इसका मतलब है उपकोश की संख्या कितनी होगी? केवल 1। और वो कौन सा उपकोश हो गया? 0। तो मैं इसकी जगह पर, ये आपको समझ में आ गया हो गया बात, केवल क्या लिख रहा हूं? 0 लिख रहा हूं। दूसरा मैंने क्या कहा? n की जगह क्या लिख लिया? 2। अब यहां पर आपको समझा रहा हूं, जब n बराबर 2 है, n बराबर 2 है, तब l का मान क्या होगा? एक तो होगा 0, और दूसरा n-1 कहा ना मैंने यहां पर, n-1। तो n-1, n का मान क्या हो गया? 2 - 1 यानी कि 1। तो एक n बराबर 2 पर l का मान एक तो हो गया 0, और दूसरा n में से 1 घटाया तो कितना आया? 1। तो कितने उपकोश हो गए? 0 और 1, 2। तो क्या लिख लेंगे? 2 में 2 उपकोश हो गए, एक हो गया 0 और 1 क्या हो गया? 1। 2 उपकोश हो गए। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज हम चलते हैं, और यहां पर हम क्या कह देते हैं? यदि n का मान क्या हो जाए आपकी बार? 3। जब n बराबर 3 हो जाए, तब l का मान एक तो क्या होगा? 0, और एक होगा n-1, यानी कि n का मान क्या हो गया? 3 - 1 यानी कि 2। तो मैंने लिखा है 0 से शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको समझ में आएगी बात। 0 से n-1, तो 0 से n-1 कितना हुआ? 2। तो 0 से 2 तक, तो क्या हो जाएगा? 0 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 2।
ये अर्थ हुआ 0 से n-1 का। तो कितने नंबर हो गए? 0 1 2। तो क्या लिख लेंगे? 0 1 2, ये लिख लिया मैंने। जब n का मान 1 तो l के मान 0 1 2। अब आगे की ओर चले, हम कहें कि यदि n का मान कितना हो जाए? 4 हो जाए, तो अब की बार जब n बराबर 4 होगा तब l का मान कितना हो जाएगा? एक तो 0 हो जाएगा, और क्या लिख लेंगे? 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो 0 से n-1 यानी कि 3 तक, तो 0 से 3 तक क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। कितने हो गए? 4। तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3। थोड़ा सा ऊपर कर करके लिखें इसे। 0 के बाद यहां पे लिख लिया मैंने 1, यहां पे लिख लिया 2, यहां पर लिख रहे हैं 4। तो 4 का क्या आ जाएगा? पहला आ गया 0, फिर 1, फिर 2 1 3। इतना बात आपने ध्यान रखनी है। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आपने समझना है, यदि कोश 1 है, पहला कोश है, तो उसमें कितने उपकोश हैं? केवल 0, यानी कि एक उपकोश है। और यदि कहीं पर भी l का मान 0 हो तो इस उपकोश को एक विशेष नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं s उपकोश। क्या कहा हमने? s उपकोश। तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारा क्या होगा? s उपकोश। यदि l का मान 0 हो तो क्या नाम आएगा इसका? s उपकोश। फिर अगले दो में क्या है? पहला वाला 0 है l का मान, तो ये क्या होगा? s उपकोश। फिर अगले में 2 का मान 0 भी है, 1 भी है। जब 1 हो तो इस उपकोश को हम नाम दे देते हैं क्या? p उपकोश। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा p उपकोश। फिर यदि 3 आ जाए, n का मान 3 हो तो l के 3 मान होंगे, एक 0 एक 1 एक 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 को क्या नाम देते हैं? s उपकोश। दूसरा 1 को क्या कहेंगे? p उपकोश। और तीसरा हमारा क्या है? 2 को क्या कहते हैं? d उपकोश। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर यदि n का मान 4 हो तो l के कितने मान होंगे? 4। तो ये कितने आ जाएंगे? ये हो जाएगा s उपकोश। दूसरा यदि 1 हो तो p उपकोश। यदि 2 हो जाए तो d उपकोश। ये उपकोश ही है, उपकोश। और यदि 3 हो जाए तो ये चौथा उपकोश किसको हम कहते हैं? f उपकोश। ध्यान रखिएगा, f उपकोश। तो यदि ये बात समझ में आ गई तो समझ लिए परमाणु का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। मुझे लगता है काफी आसान है। अब देखिए यहां पर हमने यही तो बात आपको बताई थी। हमने कहा पहला कोश तो कितने उपकोश? 1। तो यदि n का मान 1 यानी कि पहला कोश, तो कितने उपकोश? केवल एक उपकोश। और इस उपकोश का नाम क्या है? s उपकोश। तो हमने क्या लिख लिया इसमें लिख लिया s उपकोश। बस s उपकोश लिख लेते हैं, केवल s ही लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला कौन सा उपकोश हो गया? s उपकोश। दूसरा यदि 2 हो तो अब की बार n का मान क्या हो गया? 2 की रिंग ये वाली। कितने उपकोश? एक 0 और एक 1। 0 का नाम s और 1 का नाम p। मान लेते हैं ये 0 है तो ये क्या हो गया? s। और ये कौन सा हो गया? p उपकोश। तीसरा यानी कि तीसरे नंबर के हमारा कोश, तीसरे नंबर की रिंग, उसमें कितनी बिल्डिंगें थी? 3। कौन कौन सी? 0 1 2। तो 0 का मान क्या है? s। तो ये हमारा क्या है? s। फिर 1 का नाम क्या है? p। तो इसको क्या लिख लिया हमने? p। और तीसरे का नाम क्या है? d। तो इस वाले को क्या नाम दे दिया हमने? d। तो s p d ये भी आ गया हमारे पास। अगला चले चौथे में। तो चौथे में 4 उपकोश हो गए। पहले 0 है तो क्या हो गया? s। फिर 1 वाला p, तीसरा वाला d और चौथा वाला f। तो क्या हो गया? ये 4 उपकोश हो गए। यदि 5वीं रिंग बनाते तो 5 उपकोश हो गए। तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो किसी भी उपकोश में किसी भी कोश में जो उपकोशों की संख्या होगी वह n के बराबर होती है। तो क्या कहा मैंने? इस बात को जरा लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। इसको आप अलग से जरूर लिखिएगा। किसी कोश में
उपकोशों की संख्या, उपकोशों की संख्या n के बराबर होती है। कभी भी भूल जाओ, कभी भी भूल जाओ कि तीसरे उपकोश में कितने उपकोश होंगे, तो ध्यान रखना तीसरा उपकोश का अर्थ है कि कोश की संख्या कौन सी है, कोश नंबर कितना है, 3। यदि 3 है तो 3 ही उपकोश होंगे और उसके क्रम मैंने आपको बता दिए, पहला S, दूसरा P, तीसरा D। यदि पांचवें में चले जाओ, यदि ऐसी ये 4 ही बनाई, मैं पांचवा कह देता, तो यदि n का मान 5 है तो उपकोशों की संख्या भी 5 ही होगी, पहला S, दूसरा P, तीसरा D, चौथा F और पांचवा। अब पांचवा तो आप सोचोगे सर आपने बताया नहीं, तो ये क्रम ऐसे ही आगे चलेगा अल्फाबेट का, S, P, D, F, फिर उसके बाद कोई दूसरा क्रम लिख लेंगे G, फिर ले लेंगे H, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां तक हमने दो चीजें सीखी, दो क्वांटम नंबर सीखे। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या l। जहां n किसी कोश के आकार को बताता है, क्या कहा मैंने, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या किसी कोश के आकार को बताता है, वहीं दिगंशी क्वांटम संख्या किसी कोश की त्रिविमीय आकृति को बताता है। तो ये क्या बताता है, त्रिविमीय आकृति को बताता है। यहां लिख लेते हैं, यह त्रिविमीय आकृति को बताता है, बताता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इसे एक बार नोट कीजिए, फिर आगे की दो हमारी और क्वांटम संख्याएं हैं, एक हमारी है ml और लास्ट में देखेंगे एक चक्रण क्वांटम संख्या और आएगी, उसको भी हम करेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने मुख्य रूप से दो क्वांटम संख्याओं का अध्ययन किया। पहली हमारी थी जिसको कि हम कहते थे मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम कहते थे ये कोश होते हैं और इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता था। और दूसरी क्वांटम संख्या थी जिसे हम कहते थे दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एज़िमुथल क्वांटम नंबर कहते थे। इसे हम कहते हैं ये कोशों के अंदर उपकोशों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कि हमने कह दिया कि पहली रो में, यानी कि ये पहली जो हमारी कॉलोनी है उसमें कितनी बिल्डिंग है, हमने कहा एक। तो जो पहली हम कह सकते हैं कॉलोनी की संख्या हमने यदि एक ली थी, वो n को प्रदर्शित करती है, तो जो बिल्डिंग की संख्या है वो किसको प्रदर्शित करेगी, l को प्रदर्शित करेगी। तो यहां पर ये बात हमारे को समझ में आ गई। और यह क्या कहते थे, इनको कहते थे हम कोश, और इसके अंदर ये क्या हो गए, उपकोश। तो इसमें कितने उपकोश हैं, पहले में एक, दूसरे में कितने उपकोश, दो, तीसरे में 3, चौथे में 4। और बताई थी हमने इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी कोशों की संख्या होती है, जिस नंबर का कोश होगा उसमें उतने ही उपकोश होंगे। यदि चौथे नंबर का कोश है, कोश की संख्या यानी कि 4 है, तो इसमें कितने उपकोश होंगे, 4 होंगे। यदि कोश की संख्या 2 है, यानी कि ये 2 नंबर का कोश है, तो इसमें उपकोशों की संख्या भी कितनी होगी, 2। और उनके कोशों के नाम सेम होंगे, मतलब वो कहां से शुरू होंगे, एस से शुरू होंगे, एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, इस तरीके से क्रम आपने लेना है। तो ऐसे नहीं है कि हम कह दें कि इसमें 2 कोश हैं, यदि n का मान 2 है, उपकोश की संख्या 2 है, तो उसमें 2 उपकोश होंगे। तो कोश ये नहीं कि आप कह दो सर डी और एफ हो जाएंगे, ऐसे नहीं, क्रम में ही आएगा, सीक्वेंस में ही आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरी क्वांटम संख्या ले रहे हैं जिसे कहते हैं चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, यानी कि जो इसको कहते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ml से। तो क्या चीज होती है इसे समझिए। ये चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या ये बताती है कि किसी उपकोश में, उपकोश क्या थी, बिल्डिंग, उपकोश क्या थी, बिल्डिंग, और कोश क्या कहा था हमने एग्जांपल के लिए लिया था, हमने कहा था यह हमारी क्या है, कॉलोनी। तो पहली कॉलोनी में एक बिल्डिंग, दूसरी कॉलोनी में 2 बिल्डिंग, तीसरी कॉलोनी में 3 बिल्डिंग, चौथी कॉलोनी में 4 बिल्डिंग। अब पहली कॉलोनी में जो पहली बिल्डिंग है, इसमें कक्ष कितने कितने रूम हैं, यह भी तो बताने पड़ेंगे। तो इसको बताने के लिए हम कहते हैं चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। देखिए कक्षक आ गया यहां पर शब्द, कक्षक यानी कि रूम्स हो गए, यानी कि यहां पर इस कक्षक को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ध्यान रखिए, ये कई बार काम आएगा आपके ये शब्द ऑर्बिटल। तो कितने कक्षक हैं, इन कक्षकों की संख्या को हम ज्ञात करते हैं एल के नंबर के द्वारा। किसी भी
बिल्डिंग में जो कक्षकों की संख्या होगी वह 2l+1 के बराबर होती है। क्या कहा हमने? 2l+1 के बराबर होगी। तो ml बराबर क्या होगा? 2l+1 इसके बराबर होगा। तो अब इससे थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या को चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे ml से प्रदर्शित करते हैं। यह उपकोशों मतलब L के, जिसको हमने L कहा था, यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या, यह उपकोशों के त्रिविमी अभिविन्यास को प्रकट करता है। तो देखिए, दिगंशी क्वांटम संख्या केवल ये बताते हैं कि एक कोश में कितने उपकोश हैं, और साथ ही हमें कोश की आकृति के बारे में जानकारी देता है, त्रिविमी का आकृति के बारे में। जबकि चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या हमें किसी उपकोश में, जो हमारा उपकोश है, उसके त्रिविमी अभिविन्यास कि वो 3 डायमेंशन रूप से किस प्रकार का है, इसकी जानकारी देता है। कौन सा? चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। अब हमने कहा कि इस ml का मान होता है 2l+1 तक। इसका मान क्या होता है? 2l+1। अब इसको देखेंगे कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना लेते हैं। यहां हमने क्या ले ली? यहां पर ले लिया हमने l का मान, और यहां पर हमने क्या ले लिया? ml ले लिया। ये क्या ले लिया? ml। सबसे पहले ले रहे हैं l के कितने मान थे? देखिए 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लेते थे। तो सबसे पहले l का मान क्या ले लिया? 0। यदि l का मान 0 होगा तो ml का मान कितना होगा? देखिए 2 और l, 2l+1, तो l का मान कितना हो गया? 0। तो 2 की 0 में गुणा होगी तो 2 0 0 +1 यानी कि केवल 1 आ रहा। इसका अर्थ है कि ml में कितना कक्षक होगा? 1 कक्षक होगा। और ये 0 किसको प्रदर्शित करता था? S कह सकते थे, S उपकोश। 0 S उपकोश को प्रदर्शित करता है, यानी कि S उपकोश में एक कक्षक है। एक कक्षक S उपकोश में एक कक्ष है, यानी कि S वालों के लिए केवल एक ही कमरा है भाई। दूसरा चले जाए, अब L का मान मैंने क्या ले लिया? 1। जब L का मान 1 लेते हैं तो 1 किसको प्रदर्शित करता है? देखिए 1 प्रदर्शित करता है P उपकोश को। अब 1 है तो 1 का मान इसमें रखें 2l+1, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा l का मान 1, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। अब ये 3 आपने सीधे ही नहीं लिख लेना है 3। ये जो हमारा उपकोश की संख्या है 1, इसका अर्थ है कि इस 1 में 3 उपकक्षक हैं, 3 कक्षक हैं। तो केवल 3 नहीं, 3 कक्षक लिखेंगे। तो ये हमारे क्या हो गया? P उपकोश में कितने कक्षक हो गए? 3 कक्षक हो गए। तीसरा हम लिखें, जब L का मान क्या हो जाए? 2, तो 2 हमारा किसमें होता था? D उपकोश। तो इसका मान इसमें रख दें, तो 2l+1 है तो क्या हो जाएगा? L का मान 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। तो D उपकोश में कितने कक्षक हो गए? 5 कक्षक। इसी प्रकार हम कह दें, अगला हमारा आ गया 3, और 3 वाले को क्या कहते हैं? F उपकोश। तो F उपकोश में कितने हो जाएंगे? 3 रखें इस वाले सूत्र में मान, तो ml बराबर हो जाएगा 2 गुणा l का मान 3, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि F उपकोश में कितने हो गए? 7 कक्षक। तो केवल 1 3 5 7 ही नहीं समझना है, 1 कक्षक, 3 कक्षक, 5 कक्षक, 7 कक्षक, सारी विषम संख्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली कक्षक 1 है, अगली कक्षक की संख्या ज्ञात करनी हो 2 जोड़ दो 3 आ जाएगी, 3 में फिर 2 जोड़ दो 5 आ जाएगी, 5 में 2 जोड़ दो 7 आ जाएगी। तो इस प्रकार से, तो अब कक्षक तो समझ गए, अब इसको यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करें?
तो यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये एस था, तो एस में एक कक्षक है तो इसका केवल एक ही रूम है, इसमें दो कमरे नहीं हो सकते। कक्षक मतलब ऑर्बिटल कह रहे हैं, लेकिन सामान्य भाषा में समझिए जैसे रूम होते हैं, कमरे होते हैं, तो एस में केवल एक कमरा है, तो ये एस है तो एक ही कमरा है। अब पी है तो पी में कितने कमरे हैं? 3, तो 3 में क्या करेंगे, जहां जहां पी होंगे उसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से ले रहे हैं, पी को हमने 3 भागों में बांट दिया, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये क्या हो गया तीसरा, 3 भागों में बांट दिया। तो पी को 3 भागों में, उसके बाद फिर अगले में चले जाएं, एस एक ही रहेगा, पी को 3 भागों में, 1 2 3। अब आगे डी, डी को कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में। जो डी बिल्डिंग होगी उसमें 5 कमरे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 में बांट दिया। फिर अगले में चले जाएं, एस में केवल एक कमरा, पी में कितने कमरे? 3, तो 1 2 3। डी में कितने कमरे? 5, 1 2 3 4 5, 5 कमरे हो गए। और एफ में कितने कक्षक हैं? 7, तो 7 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हो गए? 7। तो इस प्रकार से हमने क्या बना दिए, पहले कोश बनाए जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया, फिर उपकोश बनाए जिसको हमने एल से प्रदर्शित किया, फिर उपकोशों में भी हमने क्या बनाए? कक्षक बनाए, और उन कक्षकों की संख्या हमने यहां पर प्रदर्शित कर दी। इन कक्षकों के भीतर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। हम ये नहीं कह सकते कि होगा ही होगा। मैंने कहा ये मैंने कक्षक बना दिया, इसमें इस क्षण पे इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, होगा ही होगा का कोई मान नहीं है यहां पर, क्योंकि हाइजेनबर्ग कहता है कि वह अनिश्चित है, आप उसको सही सही ज्ञात नहीं कर सकते, संभावना बता सकते हो। और हमने प्रायिकता संभावना की बात करी थी, प्रायिकता घनत्व की बात करी थी, जिसको हमने तरंग फलन यानी कि साई स्क्वायर के मॉडुलस से प्रदर्शित किया था। तो वह केवल इन कक्षकों के भीतर इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होने की संभावना को बताता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक और क्वांटम संख्या है जिसको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, इसको नाम देते हैं चौथे नंबर की इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब देखिए होता क्या है कि हमने कहा, ये हमने बना दिए कि नाभिक के चारों तरफ पहले कोश हैं, फिर उपकोश हैं, और उपकोश में कक्षक हैं। तो हमने कहा यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, स्थित होंगे, पर एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन क्या कक्षक को ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं, क्या इसको संतुलित करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों तरफ गति करता है जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे गति करती है आपको पता हो, वह इस प्रकार से चक्कर लगाती है। पहली गति तो उसकी यह है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चक्कर लगाएगा। और दूसरी वो गति क्या करती है कि वह अपनी अक्ष पर घूमती है, स्पिन करती है। तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी अक्ष पर घूमता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वहां पर उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। हमने स्टार्टिंग में आपको चुंबकीय आघूर्ण की पूरी परिभाषा दी थी। तो जो चुंबकीय आघूर्ण है, हमने कहा चुंबकीय आघूर्ण, हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन है 2 प्रकार की गति कर रहा है। एक तो वृत्तीय गति, एक तो वृत्तीय गति कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, अपनी अक्ष पर घूम रहा है, यानी कि चक्रण गति, अपनी अक्ष पर घूम रहा है। और अक्ष पर यह जैसे पृथ्वी तो एक ही दिशा में घूमती रहती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पर होंगे एक दूसरे के आमने सामने, तो उनके जो चक्रण होंगे विपरीत दिशा में होते हैं। एक दिशा में घूमता है, यानी कि एक क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में, तो उसके जो चक्रण होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं, यह है चक्रण, इसको प्रदर्शित करते हैं +1/2, इस दिशा में घूम रहा है कहने का अर्थ है। और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो इसके जो चक्रण होता है
उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? -1/2 से। तो क्लॉकवाइज चक्रण के लिए निशान हम लगाते हैं तीर का ऊपर की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज चक्रण के लिए तीर का निशान लगाते हैं नीचे की ओर। तो जब कभी भी आप देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कभी आपको ये तीरों के निशान दिखाई देंगे। ये तीरों के निशान बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो चक्रण कर रहा है, स्पिन कर रहा है, अपनी अक्ष पर ऐसे लट्टू की तरह घूम रहा है, उसकी दिशा क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यह हमारे क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण बताते हैं। यहां पर भी साइंटिस्टों ने, 2-3 साइंटिस्टों ने मिलकर के ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन एक कक्ष पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक कक्ष पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण विपरीत होंगे। चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, यह इलेक्ट्रॉन के घूमने से उत्पन्न होती है। अब चुंबकीय आघूर्ण विपरीत होने का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, घड़ी के चलने की दिशा में घूम रहा होगा ऐसे ऐसे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण किसी एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े का 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि किसी कक्षक को यदि मैं यहां बनाऊं, मैंने एक कक्षक बनाया, क्या है? ये केवल एक कक्षक है। S में एक कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं, D पे 5 कक्षक होते हैं, F में 7 कक्षक होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यदि मैं एक कक्षक बनाऊं, मान लेते हैं हमारा S कक्षक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की यदि दिशा इस प्रकार होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। यदि P कक्षक बनाऊं, P कक्षक, तो P कक्षक इस प्रकार से होगा। तो P कक्षक में कितने होते हैं? 3। यहां लिखें P उपकोश में कितने? 3 कक्षक। P, ये S कक्षक नहीं, P S उपकोश, वैसे P उपकोश कितने कक्षक? 3। ये मैंने बना दिए थी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का रखें, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन हम कहें वो इस दिशा में चक्रण कर रहा है तो दूसरा वाला नीचे करेगा। फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऊपर कर रहा है तो एक नीचे करेगा, इसमें भी एक ऊपर कर रहा है तो एक नीचे करेगा। तो अब यदि यहीं पर हम कहें कि S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S में एक कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। P में कितने कक्षक है? 3, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तीसरा D में 5 कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 10। और F उपकोश में 7 कक्षक है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 दूनी 14। तो यह हमने क्या लिख दिए? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दी किसी भी कक्षक में। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने अच्छे से यह समझा कि किसी भी परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। उसके पहले कोश में केवल एक उपकोश होता है जिसे हम S उपकोश कहते हैं, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे कोश में 2 उपकोश होते हैं जो कि S तथा P से निरूपित करते हैं। S में 2 कक्षक और P में 3 कक्षक। और इसी प्रकार हम कहें तीसरे कोश में 3 उपकक्ष होते हैं। और कौन से? S, P और D। और कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें होते हैं 5, इसमें होते हैं 3 और इसमें कितने होते हैं? 1। 5 और 3 8 और 1 9। तो किसी भी कोश में कक्षकों की संख्या हमेशा n² के बराबर होती है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां से एक रिजल्ट निकाल के लिख रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी कोश में कक्षकों की संख्या बराबर होती है n² के। यदि तीसरे नंबर का कोश है तो कक्षक कितने होंगे? 3 3 9। चौथे नंबर का कोश है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 4 4 16। कैसे? देखिए इसमें F भी है तो F में कितने कक्षक हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 इसमें हो गए। डी में कितने हैं 5, तो 7 और 5 12। पी में कितने हैं 3, 12 और 3 15। और एस में कितना है 1, 15 और 1 16। तो 4 चौथे नंबर का कोश है, तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी एन स्क्वायर के बराबर होगी। पहले वाले में केवल 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1, एक ही कक्षक। दूसरे वाले में n बराबर 2 है, तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी नीचे 4। कितने होंगे पी में 1 2 3 और एक एस में हो गया 4। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब एक कक्षक में यदि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n स्क्वायर। यहीं पे लिख लेते हैं में, इसके आगे कक्षकों की संख्या n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बराबर 2n स्क्वायर के होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चों 2n स्क्वायर के होगी। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। अधिकतम की बात हो रही है, न्यूनतम तो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है सारे कक्षक खाली भी रह जाए, लेकिन अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होगी किसी भी कोश में। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने समझा कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। हमने देखा वह मुख्य रूप से 4 क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करता है। पहली होती है n, जो कि हमारी बताती है कोश की संख्या को। कोश का अर्थ होता है n बताती है कि कोश कितना बड़ा या छोटा होगा। n का मान यदि ज्यादा होगा तो कोश का आकार भी बढ़ता चले जाएगा, यानी कि आकार को बताता है। दूसरी क्वांटम संख्या होती है दिगंशी क्वांटम संख्या। यह बताती है उपकोशों की संख्या को, और यह बताती है हमें कि उपकोश की त्रिविमीय आकृति को बताती है कि 3 डायमेंशन रूप से वो किस प्रकार का होगा। तीसरी हमारी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। यह बताती है कि किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, और इसका हमने मान देखा था यह 2l+1 के बराबर होता है। चौथी हमारी जो क्वांटम संख्या होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, इलेक्ट्रॉन स्पिन। और इसमें हमने समझा था कि किसी भी एक कक्षक में मुख्य रूप से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। उन इलेक्ट्रॉनों की भी खास बात क्या है कि उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे, स्पिन करेंगे अपनी अक्ष पर, तो उनका जो चक्रण होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यदि एक क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के चलने की दिशा में होगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं सामान्य स्थिति में। और साथ ही क्या इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई कि किसी कोश में पहला कक्षकों की जो संख्या होती है वो n स्क्वायर के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n स्क्वायर के बराबर होती है किसी कोश में। ध्यान रखिएगा, तो मान आप चाहें तो निकाल के एक बार चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी। यदि आपने ध्यान से समझा होगा तो समझ लीजिए कि आपको केमिस्ट्री की बेसिक चीजें काफी अच्छे तरीके से आ गई है। और यदि यह आपको कहीं पर कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, यदि कहीं पर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिसका मैं समय रहते आपको जवाब दे पाऊं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।